चलिए, नमस्ते जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया है कि ठीक है आप लोगों पर थोड़ी सी ठीक है आंखों पर कम वो पड़े। जी ठीक है, तो आपकी आंखों पर थोड़ा सा ठीक है कम इफेक्ट पड़े इसलिए। ठीक है, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। अर्पिता हैं, आकाश हैं, कुशल हैं और सौरभ सिंह हैं, हिमांशु खटीक हैं। ठीक है, सभी लोगों का, सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो क्लास में आ जाइएगा, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुरेंद्र जी हैं, विजय कुमार हैं। ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, सुरेंद्र जी, विजय कुमार, सब लोग शानदार हैं, बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, एक बार बताएंगे जी। ठीक है बेटा, एक सबसे पहले तो वो ठीक है अपडेट हो चुका है मैंने भैया से, हालांकि मैं बहुत दिनों से बोल रहा था, लेकिन ठीक है वो मैंने अब स्ट्रिक्टली बोला मैंने कि उसको ग्रामीण प्रवेश करो, सॉरी मतलब उसको इन्वायरमेंट करो। आपने ग्रामीण प्रवेश कर रखा है तो अब भी इन्वायरमेंट है या ग्रामीण प्रवेश? अब उन्होंने ओहो अभी भी नहीं किया उन्होंने। ठीक है, ग्रामीण प्रवेश ही कर रखा है, अभी भी नहीं किया। जी, राधे राधे बेटा, नमस्ते जी, नमस्ते, हैप्पी होली चलो, तो भैया ये कहाँ से बीच में हैप्पी होली कहाँ से आ गई ये बताओ। ठीक है, आपके मथुरा में बारिश हो रही है, हमारे आगरा में भी बारिश हो रही है, वहां पर भी बारिश है। जी ठीक है, तो प्लीज सब लोग एक बार आ जाइएगा, आप सभी का स्वागत है, सभी लोगों का। ठीक है, स्टार्ट करें। वेरी गुड मॉर्निंग जी। जी ओके, पिछली क्लास अपलोड नहीं हुई अभी तक? अरे यार, ये क्या करते हैं यार, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या करते हैं ये लोग यार। चलो मैं आज बेटा इस बारे में जो है ना, इस क्लास के खत्म होने के बाद ठीक है सबसे पहली चीज तो मैं यही कराऊंगा कि जो जो चीजें ठीक है अपलोड नहीं है उनको अपलोड करवाऊंगा मैं। ठीक है, आपकी क्लासेस का जो टाइटल है उसको सही करवाऊंगा, उसको इन्वायरमेंट करवाऊंगा। अभी भी ग्रामीण प्रवेश कर रखा है तो ये काम मैं पर्सनली खुद करवाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप सभी से। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे ठीक है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के बारे में। पर्यावरण सम्मेलन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये हमारा टॉपिक था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन मतलब जितने भी इन्वायरमेंटल कन्वेंशन हुए हैं उन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। कन्वेंशन ठीक है या समिट, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और एक एक सम्मेलन को ठीक है हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, रिवाइज भी करा रहे थे। लास्ट टाइम बेटा हम किस सम्मेलन पे थे मुझे बताना, क्या वॉन सम्मेलन जो जर्मनी में हुआ था वह हो चुका था? यस, वॉन सम्मेलन हो चुका था। ठीक है, उसको हम देख चुके थे और इसका देखो एकमात्र शॉर्टकट है कि ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे लेकर चल रहा हूं कि आपको पर्याप्त समय मिले कि आप इसको याद कर सकें, है ना जी। चलिए, इसके बाद आगे चलेंगे। क्रोटोविस सम्मेलन, क्रोटोविस सम्मेलन। अब ये जो क्रोटोविस सम्मेलन है ये है मेरे प्यारे बच्चे जी, ये क्रोटोविस सम्मेलन है कॉप 24। क्या है ये? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24, ये कॉप 24 है। तो मैंने आपको एक डेटा बताया था
ठीक है ना। अगर ये कॉप 24 है तो कौन सी साल में हुआ होगा, ये 2018 में हुआ होगा, ठीक है ना। क्रोटोविस एक शहर है, और ये शहर क्रोटोविस कहाँ का है भैया, ये पोलैंड का शहर है क्रोटोविस, ठीक है। ये कहाँ का शहर है, ये पोलैंड का शहर है क्रोटोविस, पोलैंड का शहर है। तो हम क्रोटोविस सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। कॉप 24, ठीक है, यहां पर हुआ है 2018। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉप में से 6 घटा देंगे तो आपकी सन आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। और ये पोलैंड में हुआ है, क्रोटोविस पोलैंड का एक शहर है। अब यहां पर आपसे ये पूछा गया है, या फिर ये पूछा जाएगा कि भाई क्रोटोविस सम्मेलन की मुख्य थीम क्या है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ क्रोटोविस सम्मेलन मेरे प्यारे बच्चे। तो ये वो है सम्मेलन बच्चे जिसमें जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था 2015 वाला। तो 2015 का जो पेरिस जलवायु समझौता, कॉप 21 जो था, कॉप 21 के सभी समझौते को लागू करने पर सहमति बनी। देखिए, तो इसमें कॉप 21 मतलब पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस जलवायु समझौता। कॉप 21 मतलब पेरिस जलवायु समझौता। फिर से बता रहा हूं, कॉप 21 मतलब पेरिस जलवायु समझौता, जो कि 2015 में हुआ है। कब हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, ये 2015 में हुआ है, 2015 में हुआ है। तो कॉप 21 पेरिस जलवायु समझौते के जितने भी एग्रीमेंट्स थे, ठीक है, उन सभी एग्रीमेंट्स को लागू करने पर यहां पर सहमति बनी। उसके सभी एग्रीमेंट्स को लागू करने पर, सभी एग्रीमेंट्स को लागू करने पर सहमति बनी बेटा। सभी एग्रीमेंट्स को लागू करने पर सहमति बनी इसमें। बस यही बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, इसमें हम आज लेकर चले क्रोटोविस। क्रोटोविस कॉप 24 है, कॉप 24 है पोलैंड में, तो 2018 में हुआ होगा। आप 6 घटा देंगे 2018 में। इसके मुख्य विषय वस्तु ये थी कि जो पेरिस जलवायु समझौता था 2015 वाला, ठीक है, इसके सभी एग्रीमेंट को लागू करने पर सहमति बनी है। पेरिस जलवायु सम्मेलन के समझौते के सभी एग्रीमेंट्स को लागू किया जाएगा। यह क्रोटोविस में हुआ। अगला है आपका मैड्रिड सम्मेलन। भाई बहुत तेज बारिश पड़ रही है, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को आवाज आ रही होगी या नहीं। मैं घर से ही क्लास ले रहा हूं, मैं आगरा में हूं, अभी मेरा घर आगरा में है। इतनी तेज बारिश पड़ रही है मतलब कि स्टूडियो में, ठीक है, मतलब बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है, जैसे मानसून के टाइम पे बारिश नहीं पड़ती ऐसी बारिश पड़ रही है। आइए अब हम बात करेंगे मैड्रिड सम्मेलन के बारे में। मैड्रिड सम्मेलन, मैड्रिड सम्मेलन कॉप 25 हो जाएगा, कॉप 25, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉप 25 हो गया तो 6 घटाना है, साल हमारी निकल कर आ जाएगी 2019। 6 घटाएंगे तो साल निकल कर आ जाएगी, और साल कौन सी आएगी निकल कर भैया, 2019। ये मैड्रिड सम्मेलन है। ये मैड्रिड कहां पर पड़ता है, मैड्रिड बेटा स्पेन में पड़ता है, ठीक है। मैड्रिड स्पेन का एक शहर है, तो ये स्पेन में पड़ता है आपका मैड्रिड, स्पेन में पड़ता है आपका मैड्रिड, ठीक है। क्लियर है। आओ तो अब हम यहां पर देखेंगे, तो मैड्रिड सम्मेलन कॉप 25 2019 में हुआ। मैड्रिड सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो इसमें बेटा एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया था इस सम्मेलन में। इस सम्मेलन की प्रमुख विषय वस्तु यह है कि इस सम्मेलन में एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया। एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया। चलिए, क्या था वो डॉक्यूमेंट जो इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था जी, क्या था बच्चे वो डॉक्यूमेंट जो इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। तो इस सम्मेलन में बेटा जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया उसको यूरोपियन ग्रीन डील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, यूरोपियन ग्रीन डील के नाम से इसको जाना जाता है, यूरोपियन ग्रीन डील। ग्रीन डील मतलब जितने भी यूरोपीय देश हैं, उन यूरोपीय देशों ने अपने यहां पर, ठीक है ना, बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण में
ठीक है ना, अपने प्रयासों को और बढ़ाने के लिए एक यूरोपियन ग्रीन डील नाम का एक एग्रीमेंट किया, एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया। इस डॉक्यूमेंट को एक्चुअली पूछा जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट को किसने तैयार किया था, किसने तैयार किया था? तो आप कहेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, ये तैयार किया गया यूरोपीय यूनियन के द्वारा, यूरोपीय यूनियन के द्वारा, यूरोपीय यूनियन। तो इस डॉक्यूमेंट को यूरोपीय यूनियन ने तैयार किया था। बस इसमें यही था, ये जो 2019 वाला मैड्रिड सम्मेलन जो COP25 है, इसकी मुख्य विषय वस्तु यही थी कि यूरोपियन ग्रीन डील नाम का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, ठीक है, जिसको यूरोपियन यूनियन ने तैयार किया था। और इसमें क्या है कि जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं वह, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करेंगे और वो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाएंगे। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए यूरोपीय देशों ने आपस में एक समझौता किया। सच बात तो ये है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं मेरे प्यारे बच्चे, कि इसमें सच बात, ठीक है, बिल्कुल एकदम, ठीक है, सही बात मैं आपको बताऊं तो सही बात ये होती है कि बस ये एक तरह का दिखावा होता है। ये दिखावा करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने जितना विकास करना था ना उतना विकास कर लिया। अब ये पूरे विश्व के सामने ये दिखाते हैं कि देखो हम कितने ज्यादा सीरियस हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, जलवायु संरक्षण के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जितना करना था ये उतना कर चुके हैं। ठीक है, अब तो केवल व केवल ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमें झांसा दे रहे हैं, विकासशील देशों को दिखा रहे हैं कि देखो, ठीक है, हम कितने ज्यादा सीरियस हैं। क्योंकि भैया ये तो वो वाली बात होगी कि तुमको जितना, ठीक है ना, अपना विकास करना था तुमने उतना अपना विकास कर लिया। अब तुम विकासशील देशों से चाह रहे हो कि विकासशील देश कुछ भी ना करें, विकासशील देश ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें। मतलब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में विकासशील देश सहयोग करें और वो बेचारे अपने यहाँ विकास बिल्कुल भी ना कर पाए। तुमने तो कर लिया। अब नेक्स्ट, ठीक है, ग्लासगो सम्मेलन होगा, ग्लासगो सम्मेलन, सम्मेलन, ये ग्लासगो सम्मेलन COP26 है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कौन से सन में होगा बेटा? 6 घटा देंगे तो ये 2020 में होगा, 6 घटा देंगे तो ये 2020 में होगा, 2020 में। ठीक है, ग्लासगो सम्मेलन COP26, 6 घटाना है तो हमको, ठीक है, वो सन पता चल जाएगा। ग्लासगो है कहां पर? तो ग्लासगो सिटी है और ये आपका स्कॉटलैंड में पड़ता है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में पड़ता है, एक सिटी है। ठीक है, बहुत सारे कॉमनवेल्थ गेम्स भी ग्लासगो में हुए हैं, तो ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ स्कॉटलैंड जो है वो कॉमनवेल्थ का एक हिस्सा भी है, हमारा भारत भी कॉमनवेल्थ का एक हिस्सा है। ठीक है, तो लेकिन ये जो प्रस्ताव था आपका सम्मेलन जो था COP26 स्कॉटलैंड में, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा की गई। ठीक है, क्या किया गया? इसमें बोला गया कि 2030 तक हम मीथेन गैस के उत्सर्जन में, जो मीथेन होती है आपकी, तो CH4, तो 2030 तक मीथेन गैस के उत्सर्जन में 2020 की तुलना में 30% तक कटौती करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हम मीथेन गैस के उत्सर्जन में, मीथेन CH4 के एमिशन में, उत्सर्जन में, मीथेन गैस के उत्सर्जन में 2030 तक 2020 की तुलना में तुलना में 30% कटौती करेंगे। 30% कटौती करेंगे। ठीक है, तो मीथेन गैस के उत्सर्जन में, मीथेन गैस के एमिशन में हम 30% तक कटौती करने वाले हैं, 30% तक कटौती करने वाले हैं 2030 तक। इन्होंने सबसे पहली बात ये बोली, मतलब इन्होंने एक लक्ष्य रखा मेरे प्यारे बच्चे, प्लस 5 नए लक्ष्य इन्होंने बनाए। वो 5 नए लक्ष्य क्या थे आपको बिल्कुल भी उन पर नहीं जाना। इन्होंने 5 नए लक्ष्य बनाए जिनको पंचामृत की संज्ञा दी गई। ठीक है सर, तो 5 नए लक्ष्य बनाए गए, 5 नए टारगेट बनाए गए। इसमें किसके लिए? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। और इन 5 नए लक्ष्यों को पंचामृत की संज्ञा दी गई।
5 नए लक्ष्यों को। इन 5 नए लक्ष्यों को हमने पंचामृत कहा। ठीक है, क्लियर है? तो 5 नए लक्ष्यों को, बेटा पानी पानी, ठीक है, 5 नए लक्ष्यों को पंचामृत की हमने संज्ञा दी कि 5 नए लक्ष्य पंचामृत होंगे। नेक्स्ट अगला सम्मेलन है शर्म अल शेख। ये कहां पर है शर्म अल शेख? आपने नाम तो जरूर सुना होगा इसका, शर्म अल शेख सम्मेलन। शर्म अल शेख सम्मेलन, सम्मेलन ये कॉप 27 हुआ, स्वाभाविक सी बात है। और ये कब हुआ होगा कॉप 27? 2021 में हुआ होगा। ठीक है, अब ये शर्म अल शेख कहां पर पड़ता है? तो इजिप्ट का एक शहर है ये शर्म अल शेख, मिस्र का एक शहर है शर्म अल शेख। तो ये सम्मेलन कॉप 27 है और ये सम्मेलन 2000, ठीक है ना, 2000, ठीक है, 27 6 गई। जी बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ये 1 मिनट, एक इसमें बच्चे एक काम कर लेना, एक सम्मेलन बीच में, ठीक है, मिस हो गया है। मतलब एक साल ऐसा था कि नहीं हो पाया कोविड के कारण 2020 में, तो कोविड के कारण 2020 में हो नहीं पाया बेटा, तो 2021 है ये, माफ करना, 2020 में कोविड के कारण नहीं हो पाया था, तो इसलिए 2026 और 2021, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2020 के बाद कॉप में से फिर 5 घटेगा। 2020 के बाद जितने भी सम्मेलन होंगे कॉप में से 5 घटेगा, बस इस बात को ध्यान रखना, कॉप में से 5 घटेगा। ठीक है, कॉप में से 5 घटेगा शर्म अल शेख। तो ये कब होगा? ये होगा आपका 2000, ठीक है, 21 में। ठीक है, 5 घटेगा ना 2022 में, 2022 में होगा 5 घटेगा। ठीक है, क्योंकि हो नहीं पाया था मेरे प्यारे बच्चे। क्यों नहीं हो पाया था? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है आपका, ठीक है, कोविड। 2020 में कोविड के कारण नहीं हो पाया था, ठीक है, कोई भी कॉप, पूरे विश्व में कोविड जैसी महामारी थी, तो इसलिए नहीं हो पाया। तो 2020 के बाद के जो है उनमें 5 घटेगा। तो ये 2022 में हुआ है, ये कॉप 27 है, अब 5 आप घटाएंगे, और शर्म अल शेख जो है वो मिस्र का एक शहर है। ठीक है, तो इस सम्मेलन में, ये सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है कि इस सम्मेलन में एक फंड की स्थापना की गई, लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, इस सम्मेलन में लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की गई। डैमेज फंड की स्थापना की गई। शर्म अल शेख सम्मेलन कॉप 27 2022 में इजिप्ट में हुआ। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता है कि नुकसान एवं क्षति कोष स्थापित कर किया गया। इसमें नुकसान एवं क्षति कोष का मतलब है कि इन्वायरमेंट को जितना भी नुकसान हो रहा है ना बेटा, इन्वायरमेंट को जितना भी नुकसान हो रहा है, जितनी भी क्षति हुई है, उसकी भरपाई करने के लिए हम एक कोष की स्थापना करेंगे, और उसी को लॉस एंड डैमेज, ठीक है, फंड बोला गया, नुकसान एवं भरपाई कोष बोला गया। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आई डोंट थिंक सो यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू रहा होगा। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आइए, अब हम यहां पर आगे बात करेंगे। अब आपके कॉप, ठीक है ना, 27 हो गया जो कि 2022 में है। इसके बाद के जो कॉप है, ठीक है, वो बिल्कुल करंट के कॉप है, वहां से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सारे कॉप जो भी थे, जो मैं पिछले 2 क्लासेस में बता रहा हूं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये पुराने कॉप हैं आपके। देखिए, वो सारे पुराने कॉप हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए अब ये जो है, ठीक है, ये नए कॉप होंगे, और ये जो नए कॉप होंगे तो ये महत्व के कॉप होंगे। लेकिन इन नए कॉप को बताने से पहले मैं आपको लेकर चलूंगा सतत विकास पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो पहले आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझें, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है वो बहुत ज्यादा व्यापक हो गई है। क्योंकि अब जो कॉप होंगे उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस गोल को अचीव करने की बात कही गई होगी, उस गोल को अचीव करने की बात कही होगी, इस गोल को। तो जब तक आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानेंगे नहीं, तब तक आप कैसे पता कर पाएंगे कि किस गोल को अचीव करने की बात कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में की जा रही है। ठीक है, तो ये यहां पर हम लोग बात करेंगे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, इसको समझेंगे। सतत विकास,
सतत विकास। ठीक है, अब यहां से यूपीपीसीएस में एक प्रश्न पूछा गया था कि सतत विकास क्या है। तो बेटा सतत विकास का मतलब होता है कि एक ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करे। ऐसा विकास, ठीक है, एक ऐसा विकास जो आगे आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को, ठीक है, पूरे करने की क्षमता को प्रभावित किए बिना, पूरे करने की क्षमता को प्रभावित किए बिना मतलब जो आगे आने वाली पीढ़ी होंगी, आगे आने वाली पीढ़ियों की बेटा जरूरतों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करना, साथ ही वर्तमान पीढ़ी की भी हमें जरूरतों को, वर्तमान पीढ़ी की भी आवश्यकता को हमें, ठीक है, पूरी तरह से पूरा करना है। तो यह सतत विकास है। अब यहां पर पूछा जाता है कि सतत विकास की अवधारणा कब रखी गई, कौन सी रिपोर्ट है जिसमें सतत विकास को रखा गया। तो नॉर्वे के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने सतत विकास की अवधारणा को रखा था और इसके संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो सतत विकास का संबंध ब्रंटलैंड रिपोर्ट से है जिसको नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने रखा था। ब्रंटलैंड रिपोर्ट से है। उस समय जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, नॉर्वे के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को रखा, इस अवधारणा को प्रस्तुत किया। ये बात ध्यान रखना, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, नॉर्वे के उस समय के प्रधानमंत्री ने इस अवधारणा को प्रस्तुत रखा। ये 2019 में पूछा गया है। क्या है ऐसा विकास बेटा, ठीक है, मैं लिख दूं इसकी डेफिनेशन क्या है। ऐसा विकास, ऐसा विकास जो आगे आने वाली पीढ़ियां, भावी पीढ़ियों की जरूरतों को प्रभावित किए बिना, प्रभावित किए बिना किए बिना जो वर्तमान पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। वर्तमान पीढ़ी की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो एक ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरे किए बिना बच्चे वर्तमान पीढ़ी की, ठीक है, सभी प्रकार की आवश्यकताओं को, ठीक है, पूर्ति करे, उसको हम लोग सतत विकास के नाम से जानते हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने ब्रंटलैंड रिपोर्ट में बच्चे, ठीक है, इसको बताया था। तो सतत विकास शब्द का बेटा जो सबसे पहले प्रयोग हुआ वो आईयूसीएन ने किया था। आईयूसीएन बच्चे एक ऐसी संस्था होती है जो संकटग्रस्त जितने भी वन्य जीव होते हैं, ठीक है, उनके संबंध में अपना डेटा जारी करती है। तो आईयूसीएन ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट का नाम था, ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब वर्ड का मतलब पक्षी नहीं, वर्ड का मतलब है विश्व का संरक्षण। तो विश्व के संरक्षण संबंधी अपनी एक रिपोर्ट में आईयूसीएन ने सबसे पहले सतत विकास शब्द का प्रयोग किया। तो इसके बारे में हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप समझेंगे सतत विकास और इसके बारे में जो भी प्रमुख बातें हैं, इससे इतर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोई भी टेक्निकल टर्म होगा मैं उसे दोनों भाषाओं में बताऊंगा, लेकिन अगर वह टेक्निकल टर्म नहीं है तो फिर उसको मैं केवल हिंदी में ही लिखूंगा, टेक्निकल टर्म को मैं दोनों भाषाओं में लेकर चलूंगा मेरे प्यारे बच्चे। तो सतत विकास, सतत विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, तो आप यहां पर पहला पॉइंट लिखेंगे सतत विकास शब्द का, सतत विकास वर्ड का फर्स्ट यूज, सर्वप्रथम प्रयोग, प्रयोग किसने किया? आईयूसीएन ने किया, आईयूसीएन। ठीक है, इसने विश्व संरक्षण रणनीति के संदर्भ में वर्ल्ड कंजर्वेशन
स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी, ठीक है, ध्यान रखना। तो विश्व संरक्षण रणनीति के संदर्भ में सबसे पहले आईयूसीएन ने सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड का यूज किया मेरे प्यारे बच्चे। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन इस शब्द की फिर व्याख्या की गई, इस शब्द को फिर एक्सप्लेन किया गया। व्याख्या, ये सतत विकास है क्या, है ना, सबसे पहले ये शब्द यूज किया गया। लेकिन पूरे विश्व के सामने जब इस शब्द को व्याख्यायित किया गया तो इसका मतलब क्या होता है, तो वो 1987 में किया था। 1987 में पर्यावरण एवं विकास पर एक विश्व आयोग है। 1987 में पर्यावरण एवं विकास पर एक विश्व आयोग है। विकास पर एक विश्व आयोग है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, तो उसको बोलेंगे WCEI। WCEI, ठीक है, ये एक आयोग है WCEI। तो विश्व आयोग, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल, ठीक है, एंड, ठीक है बच्चे, इन्वायरमेंटल एंड बच्चे, सॉरी, अरे यार, WCED, इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, मैं जब भी तो कह रहा मैंने कि आई है, तो WCED, तो वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट 1987 में पर्यावरण एवं विश्व पर एक आयोग है, ठीक है। उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसने, इस कमीशन ने बच्चे, इस आयोग ने, और इस रिपोर्ट को बोला जाता है कि यही रिपोर्ट है जिसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट बोला गया, ठीक है। तो पूछा जा सकता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट को जारी करता कमीशन कौन है, वह कौन सी संस्था है जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया, इस रिपोर्ट को जारी किया, वो कौन सी संस्था है? तो आप कहेंगे कि वो संस्था WCED है। WCED है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट है, और उसने इस ब्रंटलैंड रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इस ब्रंटलैंड रिपोर्ट में मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, एक चीज, एक टर्म यूज किया गया था, ठीक है। इस ब्रंटलैंड रिपोर्ट में एक थीम यूज की गई थी, और वह थीम यूज की गई थी जिसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर। और इस अवर कॉमन फ्यूचर नाम की इस रिपोर्ट में इस बात को, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से बताया गया, इस बात को बहुत शानदार तरीके से बताया गया कि आखिर संपूर्ण विश्व को सतत विकास की क्यों आवश्यकता है, ठीक है, आखिर सतत विकास क्यों जरूरी है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा जस्टिसेबल तरीके से, न्याय संगत तरीके से उपयोग किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए, प्राथमिक संसाधनों का एकदम अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, ठीक है, उचित प्रबंधन किया जाए, जिससे कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को तो पूर्ति करें, इसके साथ साथ आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। आगे आने वाली पीढ़ी की भी आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। तो इसका जो उद्देश्य था, ये बात समझना है, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स था वह था, नंबर फर्स्ट, संसाधनों का, रिसोर्सेस का न्यायपूर्ण रिसोर्सेस का न्यायपूर्ण उपयोग, न्यायपूर्ण उपयोग, ठीक है। इसके अलावा उचित प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण, इसका मुख्य उद्देश्य था। पर्यावरण संरक्षण, उचित प्रबंधन, ठीक है सर, पर्यावरण संरक्षण, उचित प्रबंधन और संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग, और संसाधनों का, तो प्राकृतिक संसाधनों का हम न्यायपूर्ण उपयोग करें,
उनका संरक्षण करें, पर्यावरण का संसाधनों का संरक्षण करें, कंजर्वेशन करें, ठीक है, उनका बहुत अच्छे से हम मैनेजमेंट करें, ठीक है, रीजनेबल मैनेजमेंट करें, और साथ ही साथ हम रीजनेबल उनका उपयोग करें संसाधनों का, ठीक है। तो ये इसका एक मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था। लेकिन सतत विकास को सबसे पहले प्रस्तावित कब किया गया? मैं आपसे पूछता हूं कि सतत विकास को सर्वप्रथम प्रस्तावित कब किया गया? ठीक है, पूरे विश्व के सामने ये सतत विकास कब आया? तो ये है कि ब्रंट जी, ये तो क्लियर है कि ब्रंटन रिपोर्ट में सबसे पहले जो है ना इसके बारे में बात कही गई, और ये ब्रंटन रिपोर्ट 1987 की बात है। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसकी थीम थी अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव था, जिसका उद्देश्य था कि संसाधनों का हम न्यायपूर्ण उपयोग करें, उचित प्रबंधन करें और पर्यावरण संरक्षण एवं, ठीक है, संवर्धन करें हम। लेकिन सबसे पहले इसको प्रस्तावित कब किया गया था? तो 2012 में प्रस्तावित किया गया था इसको सबसे पहले। जो 2012 में आपने देखा होगा Rio+20 सम्मेलन था, तो Rio+20 सम्मेलन में सतत विकास को सबसे पहले बात की गई थी, है ना। तो इसको सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया। ठीक है ना, आप कह सकते हैं प्रस्तावित मतलब, ठीक है, इसका जो रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया सबसे पहले, सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया इसको Rio+10 में, सॉरी Rio+20 में, Rio+20, ठीक है बेटा। तो Rio+20 में वर्ष 2012 का जो रियो सम्मेलन था उसमें, वर्ष 2012 में, ठीक है, जो Rio+20 था, तो उसमें इसको सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। ये सतत विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण परिचर्चा है जो हमने करी, क्लियर है। अब ये जो सतत विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण परिचर्चा है जो हमने करी, इसको हम समझ लें कि सतत विकास होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सतत विकास का मतलब ये होता है, बड़ा आपको समझना है कि हम वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को तो पूरा करें, वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरे करते करते हम आगे आने वाली पीढ़ियों की भी जरूरतों को पूरा करें। मतलब सर इसमें ऊपर भी है कुछ? नहीं, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है। तो इसके बारे में मैंने यहां पर लिखा है, इसकी डेफिनेशन लिखी है सतत विकास की, कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो 1987 में प्रस्तुत की गई थी, 87 में नॉर्वे के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। सतत विकास एक ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी फ्यूचर की जनरेशंस की जरूरतों को प्रभावित किए बिना हमारी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं, वर्तमान पीढ़ी की भी जरूरतों को पूरा करे, उसको सतत विकास कहते हैं। मतलब अगर आपको किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना है, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का आपको उपभोग करना है, तो आपको इस तरह से उनका उपभोग करना है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा करे, साथ ही साथ जो आगे आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, उसके लिए वो संसाधन कम ना पड़े, ठीक है, उसके लिए भी वह संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहें। तो इस तरह से हमको इसका प्रयोग करना है। सतत विकास शब्द का अब ये सीधे सीधा है, ठीक है, ये सीधे सीधे पॉइंट से फैक्ट जो पूछे जाते हैं। सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN ने विश्व संरक्षण रणनीति में किया जी। तो सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया वो IUCN ने विश्व संरक्षण रणनीति में किया, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में किया। इसकी जो व्याख्या की वो 1987 में WCED ने की, ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ने की। पर्यावरण एवं विकास पर जो विश्व आयोग है उसने सबसे पहले इसकी व्याख्या की, ठीक है। जब पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग ने इसकी सबसे पहली व्याख्या की तो उस संदर्भ में इसने एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट को हम ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। उस ब्रंटलैंड रिपोर्ट की थीम थी अवर कॉमन फ्यूचर, जो सीधे सीधे सतत विकास की ओर ध्यान दे रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव्स था इसका, कि हम संसाधनों का, ठीक है, एक न्यायपूर्ण उपयोग करें, उचित प्रबंधन करें, पर्यावरण संरक्षण करें। और सबसे पहले इसको प्रस्तावित किया गया था Rio+20 में वर्ष 2012 में, ठीक है। अब यहां पर इससे पहले हम क्रोटोविस सम्मेलन देख चुके हैं। क्रोटोविस सम्मेलन COP24 है, 2018 में हुआ है। पोलैंड का शहर है क्रोटोविस। वहां पर जो पेरिस जलवायु समझौता था, मतलब 2015 वाला, उसके सभी एग्रीमेंट्स को लागू करने पर सहमति बनी। तो क्रोटोविस का आप अनिवार्य संबंध, क्रोटोविस को कैसे आप याद करेंगे कि आप क्रोटोविस का अनिवार्य संबंध लगाएंगे पेरिस जलवायु समझौते से, कि क्रोटोविस और पेरिस जलवायु समझौते को साथ साथ याद करना है। बस क्रोटोविस में एक ही काम हुआ है कि पेरिस जलवायु समझौते के सभी एग्रीमेंट्स को लागू करने की बात हुई है।
कि भाई ठीक है, पेरिस जलवायु समझौते के सभी एग्रीमेंट्स को हम लागू करेंगे, इसके बारे में चर्चा हुई है। फिर मैड्रिड सम्मेलन, ये 2025 में कॉप 25 है, ये 2019 में हुआ है। जो मैड्रिड सम्मेलन, मैड्रिड स्पेन में है, इसमें एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जिसको यूरोपियन यूनियन ने बनाया था, जिसमें एक डील की गई थी यूरोपियन ग्रीन डील, जिसमें यूरोपीय देश जो है वह जलवायु के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण और बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। एक डील कर दी इन्होंने, ठीक है, मैड्रिड सम्मेलन में सारे के सारे यूरोपीय देशों ने मिलकर, जिसमें यूरोपियन ग्रीन डील प्रस्तुत किया गया। अगला ग्लासगो सम्मेलन 2021 में, अब यहां से 5 आप घटाएंगे क्योंकि 2020 में कोविड के कारण कोई भी नहीं हो पाया है। तो 2021 में हुआ है कॉप 26, ये स्कॉटलैंड में हुआ है। इसमें स्कॉटलैंड वाला जो है ग्लासगो, इसका आप अनिवार्य संबंध, इसको आप याद कर लेंगे कि ग्लासगो वाले का जो संबंध है वो मीथेन गैस के एमिशन में, ठीक है, कमी करने से लेकर है। तो मीथेन गैस के एमिशन में 2030 तक मेरे प्यारे बच्चे, 2020 की तुलना में हम 30% की कटौती करेंगे, हम 30% की कटौती करेंगे मीथेन गैस के एमिशन में 2030 तक, 2020 की तुलना में 30% तक कटौती करेंगे। और इसमें 5 नए लक्ष्य बनाए गए। इन 5 नए लक्ष्यों को हमने पंचामृत की संज्ञा दी, इनको पंचामृत हमने बोला। शर्मल शेख, ये मिस्र में है, ठीक है ना, मिस्र में 2022 में, ये ऑब्वियसली बात है 5 घटेगा। तो ये कॉप 27 है, इसमें लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की गई, ठीक है। पर्यावरणीय क्षति को, पर्यावरणीय एनवायरमेंटल जो डैमेज हुआ है, पर्यावरणीय क्षति जो हुई है, एनवायरमेंटल डैमेज, पर्यावरणीय क्षति की भरपाई हेतु, पर्यावरणीय क्षति की भरपाई हेतु, आ रही है बस समझ में। पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए शर्म शेख सम्मेलन कॉप 27, ये 2022 में हुआ है, ठीक है, ये मिस्र में हुआ है, पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए हुआ है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सतत विकास। 1987 में ब्रंटन रिपोर्ट, नॉर्वे के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको, और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। सबसे पहले IUCN ने, ठीक है, इसको संकल्पना को दिया था विश्व संरक्षण की, ठीक है, रणनीति में, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के अंतर्गत IUCN ने इस वर्ड को दिया। IUCN एक ऐसी संस्था है जो, ठीक है, विश्व में जितने भी संकटग्रस्त प्रजाति हैं, ठीक है, उनके बारे में एक व्यापक डेटा जारी करती है। रेड डेटा बुक वगैरह वो IUCN के द्वारा ही जारी किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। 1987 में, ठीक है, एक आयोग, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग, ठीक है, इसने ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जो कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, थीम थी अवर कॉमन फ्यूचर, ये UPPCS में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव्स थे इसके कि संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग हो, उनका उचित प्रबंधन हो और पर्यावरण संरक्षण हो। सर्वप्रथम इसको प्रस्तावित किया गया था Rio+20, मतलब 2012 का जो सम्मेलन था, उसमें सबसे पहले इस संकल्पना को हमने प्रस्तावित किया था, ठीक है, क्लियर है। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और आप लिख के ले लेना, यहां से एक प्रश्न, ठीक है, पूछा जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूं, आज की डेट आप नोट कर लेना, और जब ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए तब आप मुझे बताना कि सर आया कि नहीं आया, कि भाई सतत विकास के लक्ष्य बताइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स, गोल्स ये कितने हैं? 17 हैं, 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के, 17। इससे पहले देखिए गोल्स चलते थे जिनको बोला जाता था, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, मिलेनियम गोल्स बोला जाता था। उनके स्थान पर हम सतत विकास लक्ष्य लाए, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाए। ये 17 लक्ष्य हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है, कि क्लास में इन 17 के 17 लक्ष्यों को याद करना, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मेरे प्यारे बच्चे, ये सबसे बड़ा वो होता है, ठीक है ना, कि भाई अब हम इनको कैसे याद करें। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि आप भारत जैसे देश में आओ सबसे पहले, है ना। आप भारत जैसे देश को लो, जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, विकासशील देश है, ठीक है। भारत तो चलो ठीक है एक विकासशील देश है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं अफ्रीका के जो कि बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने भारत को मान लेते हैं। तो हमारे भारत में
ठीक है, अगर आपको भारत का विकास करना है, भारत को आपको विकसित राष्ट्र बनाना है, जैसे कि मोदी जी बोलते हैं कि विकसित राष्ट्र बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे, ये और वो, तो विकास करना है, उसको विकसित राष्ट्र बनाना है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए कि भाई गरीबी, ठीक है, पॉवर्टी को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। सबसे पहले लक्ष्य क्या होगा कि भाई गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, सबसे पहला लक्ष्य होगा कि नहीं? हाँ, तो आप लिखेंगे कि सबसे पहला लक्ष्य हुआ, सबसे पहला लक्ष्य हुआ गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात समझना, क्लास के क्लास में याद कराने जा रहा हूं मैं ये 17 के 17 लक्ष्य। गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, गरीबी मीन्स पॉवर्टी, पॉवर्टी को कंप्लीटली डिमोलिश करना है ना, पूर्णतः समाप्ति। गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, ये हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए भारत में। अगर आप देखो, आप सच्ची बात, ठीक है, आप भारत में, ठीक है, किसी भी स्ट्रीट से होकर जा रहे हैं, किसी भी ट्रैफिक सिग्नल से होकर जा रहे हैं, किसी झुग्गी झोंपड़ी स्लम एरिया से होकर जा रहे हैं, तो आपके मन में आता होगा यार ये गरीबी है क्यों, गरीबी को पूरी तरह से समाप्त किया जाए, है ना। मैं याद करवा रहा हूं आपको। अब जब गरीबी की पूर्णतः समाप्ति हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, तो इसी से इंटर रिलेटेड है। अगर गरीबी की पूरी समाप्ति हो गई, गरीबी पूरी तरह से खत्म हो गई मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वाभाविक सी बात है जो हंगर है, हंगर मीन्स जो भुखमरी है, भुखमरी भी खत्म हो जाएगी। गरीबी की समाप्ति हो गई तो भुखमरी भी समाप्त हो जाएगी। हंगर की भी समाप्ति हो जाएगी। गरीबी की समाप्ति हुई तो हंगर भी खत्म हो गई। मुन्ना मेरी बात आ रही है समझ में? गरीबी की समाप्ति हुई तो हंगर भी खत्म हो गया भाई, भुखमरी। और जब बेटा भुखमरी भी समाप्त हो गई मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है मुन्ना देखना, अगर भुखमरी भी समाप्त हो गई अब कोई भूखा पेट नहीं सोता, कोई भी भूखा पेट नहीं सोता, भुखमरी की भी समाप्ति हो गई, तो हमारे सारे भारतवासी जो हैं वो एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करेंगे। गुड हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल, अच्छा स्वास्थ्य एवं लाइफ स्टाइल मेंटेन करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर मेंटेन करेंगे, जीवन स्तर मेंटेन करेंगे। गुड हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल, अच्छा स्वास्थ्य और ठीक है जीवन स्तर। ठीक है, अब देखो हमने क्या कर दिया, गरीबी, भुखमरी और अच्छा स्वास्थ्य कर दिया। अब इसके बाद ठीक है, ये है हमारी सबसे आधारभूत आवश्यकता कि ये ठीक है हमने कर दिया भाई, ये काम हमने कर दिया कि गरीबी समाप्त हो गई, गरीबी समाप्त हुई तो भुखमरी भी समाप्त हो गई, और जब भुखमरी समाप्त हुई तो एक ठीक है गुड हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल, गुड हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल हमने अचीव कर लिया। स्टाइल ठीक है, इसको इसी क्रम में याद रखना है, इसी क्रम में ये ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे ये है। चौथे नंबर पर हम सोचेंगे कि भाई अब चलो इतना तो हो ही गया, अब हमें एक बेहतर क्वालिटेटिव एजुकेशन दें। तो चौथे नंबर पर अब हमारा उद्देश्य होगा कि भाई ठीक है अब हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। अब हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। क्वालिटेटिव एजुकेशन देनी है। अब हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, हमें अच्छी शिक्षा देनी है। ठीक है, अब जब हम शिक्षा देंगे, किसी भी देश में अगर बेहतरीन शिक्षा बच्चे दी जा रही है, तो किसी भी देश में अच्छी शिक्षा दे जाने से पता है क्या हो रहा है, बताओ मुझे। किसी भी देश में अगर अच्छी शिक्षा दी जा रही है तो उस देश में जेंडर इक्वालिटी स्थापित हो रही है, लैंगिक समानता स्थापित हो रही है। भाई आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो अच्छी शिक्षा देने से क्या हो रहा है, जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता स्थापित हो रही है। जेंडर इक्वालिटी स्थापित हो रही है। आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा आप दे रहे हैं तो ठीक है जेंडर इक्वालिटी स्थापित हो रही है। ठीक है, क्लियर है। ये 5 जो हैं ये आपको आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड करके पढ़ने हैं। 5 लक्ष्य 17 में से आपने याद कर लिए।
पहला, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, ठीक है, कंप्लीटली, ठीक है, एबोलिश ऑफ पॉवर्टी। गरीबी तो फिर हंगर खत्म हो जाएगा, हंगर खत्म हो जाएगा तो हमारा अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर होगा। अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर हो गया तो सब हम हमें आप अच्छी शिक्षा दीजिए। अब अगला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भाई अब आप हमें अच्छी शिक्षा दीजिए। अब हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप हमें अच्छी शिक्षा दो। अब हमें अच्छी शिक्षा चाहिए जी। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, तो अब हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए। अब शिक्षा अगर हमें मिल गई, ठीक है, बढ़िया तरह से मिल गई, तो शिक्षा मिल जाने से उस देश में जेंडर इक्वलिटी स्थापित हो जाएगी। ठीक है, उस देश में जेंडर इक्वलिटी, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जो भारत वाला है इसको मैं मिटा देता हूँ। तो मैंने भारत का इसलिए नक्शा देकर बनाया कि आप इनमें रिलेशन अंतर स्थापित कर सकें, आप ऐसे याद कर सकें। इसकी बेटा कोई ट्रिक नहीं है, आप चाहे कितनी भी ट्रिक बना के रट लो, ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे इस बताए हुए से याद करोगे तो आप इनमें जो है ना एक इंटर रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाओगे, इनमें एक अंतर संबंध स्थापित कर पाओगे आप। ठीक है, ये 5 लक्ष्य हो गए। 5 लक्ष्य के बाद भैया, ठीक है, अब लैंगिक समानता स्थापित हो गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए समझना, अब हमें क्या चाहिए। अब किसी भी देश के लिए देखो, प्रधानमंत्री जी वो बोल रहे हैं ना, हर घर नल हर घर जल। ठीक है ना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक योजना है, हर घर नल हर घर जल, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, लगातार बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। तो 6 पॉइंट पर आपको ये बात ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से कि अब हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमें बेहतर स्वच्छ क्लीन वाटर मिले, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, और सैनिटेशन का हम लोग ध्यान रखें। तो स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता एवं स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये क्या होना चाहिए हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए कि भाई क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। मेरे प्यारे बच्चे क्या मेरे साथ बोलो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारे 6वें नंबर का लक्ष्य है मेरे प्यारे बच्चे, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, कि हमें एक अच्छा जल चाहिए, ठीक है, और ना केवल हमें अच्छा जल चाहिए बल्कि हमें भैया क्या चाहिए कि सैनिटेशन, हमें अच्छी स्वच्छता भी चाहिए, अच्छी स्वच्छता। स्वच्छ जल मिल गया, स्वच्छता मिल गई, ठीक है, स्वच्छ जल मिल गया, स्वच्छता भी मिल गई। अब हमको क्या चाहिए भाई, हमें एक सस्ती बिजली भी मिल जाए। देखो अब ये है जीवन के आधारभूत मूल्य। ठीक है, अभी तो ये हमारे जीवन की ऐसी आवश्यकताएं थी कि इनके बिना जीवन ही संभव नहीं है, ये वाली। तो ये वाली तो आधारभूत आवश्यकताएं थी हमारे जीवन की, इनके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। लेकिन अब ठीक है, जीवन तो हमारा चल रहा है, लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, अच्छी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। तो अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और इसके बाद हमें क्या मिले, हमें चीप इलेक्ट्रिसिटी मिले, सस्ती ऊर्जा मिले। सस्ती ऊर्जा का मतलब होता है कि अच्छी एनर्जी मिले, क्लीन एनर्जी मिले, सस्ती एवं अच्छी ऊर्जा। बात समझ में आ रही है, सस्ती एवं अच्छी ऊर्जा, तो क्लीन एवं स्वच्छ एनर्जी, क्लीन एंड चीप एनर्जी, सस्ती एवं अच्छी ऊर्जा मिले। ठीक है बच्चे, तो हमें बिजली भी मिल गई, सस्ती बिजली मिल गई, अच्छी बिजली मिल गई। तो देखो बेटा, बिजली का बहुत बड़ा योगदान होता है, और पता है बिजली पाने का अधिकार जो है सस्ती एवं अच्छी ऊर्जा, यहां पर लिख देता हूं मैं, सस्ती एंड, सस्ती और अच्छी मतलब सस्ती और ठीक है साफ ऊर्जा, क्लीन एंड चीप इलेक्ट्रिसिटी मिले, एनर्जी मिले। तो पता है बिजली पाने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमारा फंडामेंटल कि हमें बिजली मिलनी चाहिए, है ना। बिना बिजली के आप बताओ यार, तो सस्ती और अच्छी ऊर्जा मिले, अच्छे सोर्सेस से मिले, ठीक है। अब हमें सस्ती और अच्छी ऊर्जा मिल गई, तो फिर क्या हो कि बाबू जब हमें ये सारी चीजें मिल गई, बाबू जब हमें ये सारी चीजें मिल गई, तो फिर अगली चीज हमें क्या मिलनी चाहिए, आप खुद बताओ। ठीक है, हमें ठीक है स्वच्छता मिल गई, स्वच्छ जल और स्वच्छता मिल गई, अब हमें बिजली भी मिल गई, बढ़िया वाली बिजली मिल गई। अब साहब हमें अच्छा काम और मिल जाए,
वो एक डायलॉग है ना, कौन सी मूवी का है, चुप चुप के का, कि साहब चाय अगर पिला ही दी है थोड़ा सा बिस्किट भी खिला देते। तो वही वाली बात है कि जब ये सब मिल ही गया तो सेवंथ नंबर पर हमें मिल गया, सस्ती और अच्छी ऊर्जा मिल गई, तो अब हमें क्या मिलना चाहिए, एक अच्छा काम भी मिल जाए, एक अच्छा काम भी मिल जाए, बढ़िया साफ सुथरा हमें काम भी मिल जाए, और उस काम से क्या हो, ऐसा काम हो जो हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान दे। ऐसा नहीं कि गड्ढा खोद के गड्ढा भरना हो, नहीं, एक ऐसा काम हो जो हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान भी दे। तो एक ऐसा काम मिले कि जो हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान दे। ठीक है, चलिए, लेकिन अच्छा काम और आर्थिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? अच्छा काम और आर्थिक विकास अगर आपको चाहिए तो अच्छा काम और आर्थिक विकास के लिए आपको किसकी जरूरत है? आपको जरूरत है इनोवेशंस की, आपको जरूरत है बेटा नवाचार, इनोवेशंस। इनोवेशंस का मतलब है कि कुछ नए नए प्रयोग करना, इनोवेशंस, जिससे कि चीजों की गुणवत्ता बढ़े। नए नए प्रयोग करना मेरे प्यारे बाबू, जिससे कि चीजों की गुणवत्ता मिले। ठीक है, नवाचार। इन नवाचारों के माध्यम से अच्छे अच्छे उद्योग स्थापित किए जा सकें, इंडस्ट्री, नवाचार के माध्यम से अच्छे अच्छे, ठीक है, हम उद्योगों को, अच्छी अच्छी इंडस्ट्री को स्थापित किया जा सके। और जब ये होगा तो क्या होगा, हमारे देश का जो बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे देश का, वो अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होगा, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा ऐसा करने से। ठीक है साहब, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? तो ऐसा करने से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। थोड़ा सा आपको ये कठिन लगा होगा पहले वाली की तुलना में। पहले वाला बड़ा सिंपल था कि साहब गरीबी खत्म हो जाए, गरीबी खत्म होगी तो भुखमरी खत्म हो जाएगी, भुखमरी खत्म होगी तो साहब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। जब साहब हमारा स्वास्थ्य और जीवन अच्छा हो गया तो मालिक हमें शिक्षा और अच्छी दे दो, जिससे हम लैंगिक भेदभाव सब समाप्त कर देंगे, जिससे हम क्या करेंगे, लैंगिक भेदभाव समाप्त कर देंगे। अब साहब जब हमने लैंगिक भेदभाव समाप्त कर दिया तो कुल मिलाकर अब हमें कुछ और चाहिए, हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो गई, अब हमें क्या चाहिए, ठीक है, अब हमें चाहिए अच्छा, ठीक है, स्वच्छ जल और स्वच्छता चाहिए। स्वच्छ जल और स्वच्छता के साथ साथ हमें बिजली और दे दो, अच्छी ऊर्जा दे दो, सस्ती और अच्छी ऊर्जा दे दो। सच्ची और अच्छी ऊर्जा मिल जाने के बाद फिर हमें अच्छा काम दे दो, जिससे हमारे देश का आर्थिक विकास हो। लेकिन अच्छे काम के लिए किसकी जरूरत है? अच्छे काम के लिए जरूरत है अच्छा इनोवेशन हो, अच्छी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो, और अच्छा हमारा बुनियादी ढांचा हो। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टोटल 9 गोल्स अभी आपने देखे। ये क्लास में आपको याद हुए, हाँ या ना, प्लीज बताएंगे जी। नहीं बेटा, अभी चल रही है। भैया कुछ नहीं, आपके कमेंट ही देख रहे हैं बाबू, कमेंट देख रहे हैं आपके। ठीक है, बताओ समझ में आ गया सभी को अच्छे से? प्लीज एक बार बताएंगे।
जी, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू। ठीक है। बस थोड़ा सा जो है ना अपने से भी हल्की सी मेहनत कर लिया करो मेरे दोस्त। ठीक है, हल्की से अपनी से भी मेहनत कर लिया करो। बस मेरी इतनी छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और कुछ नहीं। बाकी का मैं पूरी जी जान लगा रहा हूँ। इस बार कोशिश करूंगा, इस बार सैटरडे को या संडे को कोई एक बड़ी क्लास लेके अभी तक जितना पढ़ाया गया उसका रिवीजन भी करवा दो। ठीक है, और जितने भी ये कन्वेंशन हैं, इनकी जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। कोशिश करवा रहा हूँ कि क्लास के क्लास में आपको याद भी करवाऊँ। थोड़ा सा आपको भी याद करना पड़ेगा। इनमें कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इंटरेस्टिंग बना दूँ। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बस मेरे हाथ जोड़कर आपसे विनती है। हल्की सी मेहनत भैया आपको भी करनी पड़ेगी। मास्टर अपने स्तर पर, कंटेंट पर, ठीक है, खूब मेहनत कर रहा है। बात समझ में आ रही है? जी, ठीक है। खुश रहिए। थैंक यू। ठीक है। और अभी ये जो 9-10 गोल मैंने बताए, अभी आप फिलहाल इनको याद कीजिए।